अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान अली आया हूँ आपके पास आपके अपने यूट्यूब चैनल दिल के डॉक्टर में। तो जनाब, आज हम जिस शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो हैं डॉक्टर मारिया अदील। डॉक्टर मारिया अदील का ताल्लुक शोबे डेंटिस्ट्री से है, जिसे दंतान साज भी इनको आम लफ्ज़ों में कहा जाता है। बेसिकली इनका जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन 15 साल से ये मुख्तलिफ लोगों की स्माइल का हिस्सा बन चुकी हैं और उनकी वजह भी बन चुकी हैं। उनके दांतों के प्रॉब्लम को डील करना, उनके रूट कैनाल के इश्यूज़ को डील करना और उनके हर किस्म के मुंह से रिलेटेड और दांतों के रिलेटेड मसले मसाइल को डील करना, ये इनकी शख्सियत का हिस्सा भी है और इनके प्रोफेशन का हिस्सा है। चलें जी, आइए मिलते हैं डॉक्टर मारिया अदील से। जी डॉक्टर मारिया। जी, अस्सलाम वालेकुम। Thank you so much, Dr. Imran, for being here. I'm Dr. Maria Adil. I'm practicing in Sahiwal for around about 15 years. और डेंटल सर्जन के तौर पे जो है मैं बाबरा हॉस्पिटल में भी तकरीबन 12 साल से आई एम इन चार्ज ऑफ डेंटल सेक्शन एंड आई एम रनिंग माय ओन प्रैक्टिस इन साहिवाल एज वेल। तो आप क्या क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं आज? बेसिकली मैडम, आपको बुलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था ताकि हम जान सकें कि जो आजकल बढ़ती हुई दांतों के प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे डील किया जाए। फॉर एग्जांपल, अब देखें आजकल जो बच्चों के अंदर जो दांतों के प्रॉब्लम चल रहे हैं, ठीक है, उनको कैरीज का प्रॉब्लम होना और दांतों का जल्दी उड़ जाना, गिर जाना, ये सारे मसले मसाइल हैं। और इसी तरह बड़ों के दांतों के प्रॉब्लम जिनमें कैरीज का होना, सेंसिटिविटी का जल्दी आ जाना, ठीक है, दांतों के इन्फेक्शन का हो जाना और इसके अलावा जल्दी एज में उनके दांतों को गिर जाना। तो इसके बारे में बेसिकली हम राय लेना चाहते थे आपसे। जनरल आपको ओवरऑल जो है आपको ट्रीटमेंट प्लान और वो प्रॉपर तरीके से आपको गाइडेंस जितना मैं दे सकती हूँ वो जरूर दूंगी। देखिए, बेसिकली बच्चों के दांत जो है, मिल्की टीथ जो है वो 6 इयर्स की राउंड अबाउट से परमानेंट दांत आना शुरू हो जाते हैं। उससे पहले तकरीबन जो है 6 मंथ्स पे पहला दांत निकलता है। ठीक है, बेसिकली पेशेंट्स जो है, जो पेरेंट्स होते हैं, उनको इतना अवेयरनेस नहीं होती कि वो ब्रशिंग के लिए सारे बच्चों की जो है एज के ऊपर जो है वो फोकस करते हैं कि जी बच्चों के सारे दांत निकलेंगे तो उसकी ब्रशिंग करेंगे। बेसिकली होना यही चाहिए, जैसे ही दांत बच्चे के इरप्ट होते हैं उसी टाइम ड्यूरेशन से उसकी ब्रशिंग, उसकी क्लीनिंग करना मस्ट होती है। ठीक है, अदरवाइज दूसरी चीज जो होती है, अब बच्चों में बॉटल फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। ठीक है, उसकी वजह से जो है बॉटल केरीज हम कहते हैं, जो कि सामने वाले दांतों में बच्चे मुंह में जो है फीडर रख के सो जाते हैं। ठीक है, उसकी भी कॉजेज होती है। उसकी वजह से मदर जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर दूध के अंदर ऐड करके दे रही है, या कई दफा जो है और फ्लेवर्स जो है वो ऐड कर देती हैं, जो कि उनकी केरीज का बायस बनती है, वो क्लीनिंग नहीं कर रहे होते। ठीक है, बेसिकली आप कहना चाह रही हैं कि जो माई है खासतौर पे जो बच्चों को फीड कर रही होती हैं मुख्तलिफ फार्मूला मिल्क से, एग्जैक्टली, और खासतौर पे जो बाहर के गाय या भैंस के दूध से कर रही होती हैं, उसमें शुगर की ज्यादती का इस्तेमाल वो उनकी कैरीज का बायस बन सकता है। तो जनाब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात की इन्होंने कि माएँ खासतौर पे अपने बच्चों का ख्याल रखें और मुख्तलिफ किस्म के एडेड शुगर, एडेड फ्लेवर दांतों के लिए भी मुझे साबित हो सकते हैं, तो उसका ज़्यादा इस्तेमाल दूध के अंदर ना करें। थैंक यू मैडम, आपने इसके बारे में थोड़ी सी हमें इंसाइट दी। मुझे ये बताएं कि फॉर एग्जांपल ये जो सेंसिटिविटी आजकल डेवलप हो रही है, मतलब फॉर एग्जांपल काफ़ी मैंने डॉक्टरों को भी सुना है और काफ़ी पेशेंट्स को भी सुना है, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे अपने पास दिल के पेशेंट्स आते हैं कि हमें दांतों में सेंसिटिविटी काफ़ी ज़्यादा महसूस होती है, तो उसका क्या करें और किस वजूहात की वजह से होती है? देखिए, बेसिकली ये होता है सेंसिटिविटी की कॉजेज बहुत ज्यादा होती है। बेसिक अगर दांतों में कैविटीज हैं, और क्योंकि ऑब्वियसली कई दफा ये होता है कि बहुत विजिबल नहीं है, हम खुद से पर्सनली दांतों को जो है वो खुद मिरर में सेंस नहीं कर पाते कि कई दफा बहुत पोस्टीरियर टीथ के अंदर कैविटीज हैं, इंटरडेंटल एरियाज में उनमें कैविटीज डेवलप हुई होती हैं, जो कि आप नॉर्मल इवन आप कोई भी अपनी ब्रशिंग अगर प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे तो आप उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो दिस इज मस्ट कि एटलीस्ट आपको 3 to 6 मंथ्स के बाद अपने डेंटिस्ट के पास जो है विजिट करना चाहिए। ठीक है, जस्ट फॉर जनरल चेकअप। जरूरी नहीं कि आपको ट्रीटमेंट भी रिक्वायर्ड हो, लेकिन यहाँ का अलमिया ये है पाकिस्तान का कि जब तक दांत में दर्द नहीं है तो आपने डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। ठीक है, पेशेंट का फोबिया भी है, मे भी थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं होता, तो वो उनको लगता है कि डेंटल ट्रीटमेंट जो है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। लेकिन अगर आप फर्स्ट स्टेज के ऊपर अपनी ट्रीटमेंट प्लान करवा लेंगे, अपने दांतों को प्रिवेंट करेंगे केरीज से या प्लाक से, क्लीनिंग अगर करवा लेंगे, तो वो एक्सपेंस आपका रिड्यूस होता है, ना कि वो ज्यादा बढ़ता है। ठीक है ना, अगर देखें बेसिक अगर फिलिंग्स करवा रहे हैं आप दांतों में अर्ली स्टेज पे कि जब जस्ट दांत में कैविटी है और आप उसको फिल अपने राइट टाइम पे करा लो,
तो उसका एक्सपेंस में भी हाफ से भी कम ही होता है, ठीक है। अगर आप दांत निकलवाने जा रहे हो और उसको रिप्लेस करवा रहे हो, या इवन आप रूट कैनाल्स करवा रहे हो और उसके ऊपर क्राउनिंग करा रहे हो, तो उसका एक्सपेंस ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। तो पेशेंट जो है, लोग बहुत ही कम प्रेफर करते हैं कि दर्द नहीं है तो हमने चेकअप नहीं करवाना है। ऐसा ये गलत एक उनका कॉन्सेप्ट है, करवा लेना चाहिए। मेरे ख्याल में थोड़ी सी अवेयरनेस की भी कमी है, जी क्योंकि बिल्कुल, हमें मोस्टली पॉपुलेशन को नहीं पता होता कि दांतों की प्रॉब्लम दिल की वजह भी बन सकती है। एग्जैक्टली, हाँ जी। क्योंकि दांतों के इन्फेक्शन कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि आपके दिल के टिश्यूज को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो इसलिए दांतों का इलाज करना जरूरी है। और एक दांतों पे अच्छे प्लाक तो मेन कॉज होती है एक्चुअली। दांतों पे अगर प्लाक बहुत ज्यादा क्यूमुलेटेड है तो पेशेंट्स की एक मिथ है कि जी दांत पे प्लाक है, साफ करवाने जाएंगे दांत घिस जाएंगे, हमारे दांतों में जो है हड्डी खुल जाएगी, दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, कॉज ऑफ स्केलिंग। देखिए बहुत बड़ी एक इसको मिथ को आज मैं बस करना चाहूंगी कि देखिए हमारे पास जो स्केलर है जिससे हम गम्स की और टीथ की क्लीनिंग करते हैं, आपका प्लाक रिमूव करते हैं, वो जस्ट वाइब्रेशन कॉज करता है, ठीक है। उसकी टिप जो है वो कटिंग कॉज नहीं करती है, ठीक है। अगर आप बहुत एडवांस स्टेजेस पे जाके बहुत हैवी प्लाक के साथ जाके उसकी क्लीनिंग करवा रहे हो, तो ऑब्वियसली जब बोन लॉस हो गया है, आपका गम रिसेक्शन हो गई है, तो दांत फॉर द टाइम भी मूव करना शुरू करेंगे। वही बात जिस तरह आपने पूछी है कि बुजुर्गों में जो है या थोड़ी सी एज लाइक इवन 40 प्लस में जाके लोगों की गम हेल्थ बहुत खराब हो गई है, उसकी रीजन यही है कि वो प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कराते। खुद भी अगर घर में क्लीन करते हैं तो कई दफा कुछ इनहेरिटेड कॉजेज होती हैं, कुछ और रीजंस होती हैं जिसकी वजह से प्लाक एक्यूमुलेट होता रहता है इवन दो वो प्रॉपर ब्रशिंग कर रहे हैं, ठीक। तो डेंटिस्ट को विजिट जरूर करें, और आपको जो है जितना भी आपके प्लाक है, आपके दांतों में कैविटीज है नहीं है, एटलीस्ट वंस अ ईयर तो जाके आपको डेंटिस्ट के लिए बेसिक अपना जो है चेकअप करवा लेना चाहिए। बेसिकली जो मैडम कहना चाह रही है वो प्लैक वो फॉर्मेशन होती है, लेयर्स होती है जो कि हमारे दांतों के ऊपर जमना शुरू हो जाती है, और ये दांतों की हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एंडोकार्डाइटिस कॉज करती है, ठीक है, दांतों की हेल्थ आपके के लिए ठीक नहीं होती, और खास तौर पे दिल की हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं होती। तो बेहतर ये है कि जब भी आपके दांत खराब होना शुरू हो, जब भी आप कुछ मुंह के अंदर या दांतों के अंदर सेंसिटिविटी एक एक्स्ट्रा फील करना शुरू हो, तो अपने डॉक्टर के पास रजू करें, अपने दांतों के डॉक्टर के पास रजू करें, ताकि आपका बर वक्त इलाज किया जा सके। तो मैडम ये ब्लैक जो फॉर्मेशन होती है, खासतौर पे जो एक येलो कलर की लेयर आ जाती है उसके ऊपर, या फिर स्टेनिंग आना शुरू हो जाती है दांतों के ऊपर, आपने बताया कि इसको हम स्केलिंग से बेहतर कर देते हैं, ठीक है, और पॉलिशिंग से बेहतर कर देते हैं। बिल्कुल। और आपने ये भी बता दिया कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, जो कि एक मिथ कंसीडर की जाती है कि अगर हम स्केलिंग करवाएंगे तो दांत गिरना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल, या फिर वीक होना शुरू हो जाएंगे। ये इसका साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि ये इसका इलाज है, तो उसको करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। तो ये लेज आती क्यों है दांतों के देखिए ऊपर? अगर आप प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करें, अब बहुत सारी मेडिकेशंस हैं जो कि जीरोस्टोमिया, जो आपके मुंह में एक स्लाइवा होता है, अल्लाह ताला का नेचुरल एक दांतों की वॉशिंग का जो है सिस्टम होता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि ओल्ड एज में, ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज में है, उसकी वजह से मुंह के अंदर आपका जो लाभ है वो नहीं नेचुरली बन रहा होता, ठीक है। उसकी वजह से भी जो है कई दफा आपकी क्लीनिंग नहीं हो रही, आपके दांत वॉश आउट नहीं हो रहे, आप ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे, तो ये तो प्लाक जो है हल्का सा एक लेयर वाइट से, अगर आप नॉर्मली ब्रशिंग 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए नहीं करते तो आप देखेंगे एक वाइट कलर की लेयर जो है आपके दांतों के ऊपर जमती है, ठीक है। और अगर आप प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको क्लीन ही नहीं करें तो वही जो है वो मिनरलाइज होके आपकी दांतों के ऊपर लेयर बनाना शुरू कर देती है, और जो कि बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन उसके अंदर होती है, और आपके गम्स को जो है वो खराब करना शुरू कर देती है, आपकी बोन लॉस होना शुरू हो जाती है। तो ये रीजन होती है कि उसके वहां पे प्लाक की एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है अगर आप उसको प्रॉपर्ली क्लीन नहीं कर रहे तो। एक तो आपने बताया कि क्लीनिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं, जी बिल्कुल। एक तो क्लीनिंग अगर नहीं हो रही तो फिर ये ब्लैक फॉर्मेशन होना शुरू हो बिल्कुल, जाती हाँ है। जी। क्या मीठे का ज्यादा इस्तेमाल, या फिर आप चॉकलेट्स का ज्यादा इस्तेमाल, या फिर अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग का इस्तेमाल भी इसकी वजह बनता है या नहीं? इसके ऊपर जरा रोशनी डालिए। देखिए प्लाक की एक्यूमुलेशन में बहुत ज्यादा जो है शुगरी फूड इंटेक का रोल नहीं है, उसमें ज्यादातर दांतों में कैविटीज ही कॉज करता है, ठीक है। दूसरा जो है दांतों के ऊपर जो स्टेनिंग हो रही है वो तो हमारे जनरली हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, तो येलो स्टेनिंग दांतों में आना शुरू हो जाती है, ये उसकी वजह से भी होती है। चाहे हम एक्सेसिव ले रहे हैं और प्रॉपर क्लीनिंग नहीं कर रहे तो वो एक येलोइश सी लेयर आपके दांतों में आना शुरू हो जाती है। मोर ओवर अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो टोबैको स्टेनिंग तो एक बहुत ही जनरल आप लोगों के अंदर जो है पेशेंट्स के अंदर देखते हैं, टोबैको स्टेनिंग की वजह से सारे दांतों में ब्लैकिश स्टेन्स आना शुरू हो जाते हैं।
उसकी कॉजेज और भी होती हैं, जिस तरह अगर फीमेल्स हैं वो प्रेगनेंसी में या नॉर्मल में को मल्टीविटामिन्स लेती हैं, स्पेशली अगर आयरन इंटेक करती है ना, उसकी वजह से आयरन की जो है स्टेनिंग दांतों के ऊपर ऊपर हो जाती है। ठीक, तो वो जो ऊपर की स्टेनिंग होती है, जो एक्सट्रिंसिक स्टेनिंग होती है, उसको तो स्केलिंग और जो है उसकी पॉलिशिंग एंड स्केलिंग से क्लीन आउट किया जाता है। कुछ में इनबॉर्न होती है, जो कि दांतों के अंदर ऑलरेडी फ्लोरोसिस होता है या हाइपर मिनरलाइज होते हैं, जो दांत का कलर ही येलोइश होता है। ठीक है, तो उसकी वजह से अगर आपके नेचुरल दांत उस तरीके के, तो वो स्केलिंग एंड पॉलिशिंग से वो स्टेनिंग रिमूव नहीं होती, उसको क्लीन आउट करने के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स यूज किए जाते हैं। चलें जी, मैडम ने बड़ी इस पर डिटेल से रोशनी डाली कि ब्लैक फॉर्मेशन क्या होती है, किस तरह से कौन कौन सी वजूहात हैं, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, कॉफ़ी और चाय का ज़्यादा इस्तेमाल। बेसिकली चाय का ज़्यादा इस्तेमाल कॉज कर सकता है, लेकिन चाय के बाद अगर आप दांतों को क्लीन कर लें, जैसे मैडम ने कहा ब्रशिंग कर लें, कॉफ़ी के बाद ब्रशिंग कर लें, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, स्टेनिंग से आप अवॉइड कर सकते हैं। मैडम ये मुंह से बैड स्मेल क्यों आती है? ये कॉजेज बहुत सारी होती हैं। अगर आपको सिस्टमिक डिजीज हैं, जैसे कि आपके हाइपर एसिडिटी है, आपके मैदे में तेजाबियत रहती है, उसकी वजह से भी जो है आपके मुंह में बैड स्मेल आना शुरू हो जाती है, और बहुत सारी बीमारियां जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो बेसिकली अगर आपने सिर्फ क्लीनिंग ही नहीं करनी, आपने प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट प्लान भी कराना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपके स्टमक में इशू है या कुछ है, तो वो भी कॉज करती है आपकी हैलाटोसिस, मुंह के अंदर जो है स्मेल को। ठीक है, तो उसके लिए माउथ वॉश यूज किया जा सकता है, प्रॉपर क्लीनिंग की जा सकती है। ये चीजें जो है आपकी प्रिवेंट करेंगी आपकी स्मेल को। उसमें ये होता है कि अगर आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको रूल आउट कर लें, तो उसके बाद जो है उसको पहले सिस्टेमिकली जो है ट्रीट किया जाए, और साथ साथ जो है ये मुंह की स्मेल को भी हम ट्रीट करते हैं। मैडम अक्सर लोग कहते हैं कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया, ये कैविटी फॉर्मेशन होगी, ये क्या होती है और इसकी क्या वजह है? देखिए, दांत में कैविटी बनने की रीजन यही होती है कि हम जब खाना वगैरह खाते हैं, तो उसमें जो है कहीं ना कहीं खाना जो है वो स्टक रह जाता है, अगर हम प्रॉपर क्लीन नहीं करते। बेसिकली ज्यादातर लोग जो है एक दफा मॉर्निंग में ब्रश कर देते हैं और नाइट टाइम की ब्रशिंग को जो है वो स्किप कर देते हैं। ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं दांतों में फूड की इंफेक्शन होना शुरू हो जाती है, जो कि हमें पता भी नहीं चलता, और अंदर अंदर जो है कैविटी बैक्टीरिया और आपके स्लाइवा के साथ जो है इंटरेक्शन होके, और शुगरी इंटेक जो आप फूड की कर रहे हैं उसके साथ उसका केमिकल फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो दांत की सर्विस को इरोड करना शुरू कर देता है। सारी सर्फेसेस में कहीं ना कहीं ये होता है कि कैविटी बनना शुरू होती है, और जब दांत एकदम से ब्रेक होता है, कहीं भी टूट जाता है, तो फिर पेशेंट को रियलाइज होता है कि वो यहाँ तो कैविटी डेवलप होगी, और वो ये दिनों में नहीं होता, इट टेक्स सम मंथ्स टू डेवलप। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों ने प्रॉपर क्लीनिंग जो है उसको करना है, ताकि सिर्फ ब्रशिंग ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसके साथ आपने जो है, हम तो यही एडवाइस करते हैं कि फ्लॉसिंग करें दांतों के अंदर। ठीक है, वो एक मेजर चीज है जो कि हम मोस्टली स्किप कर देते हैं। फ्लॉसिंग क्या होती है मैडम? फ्लॉसिंग के ऊपर रोशनी डालिए। फ्लॉसिंग जो है एक्चुअली हमारे पास एक मेडिकेटेड थ्रेड फॉर्म में आता है, जो कि बहुत इकोनॉमिकली आप कहीं भी किसी मेडिकल स्टोर से बाय कर सकते हैं, किसी भी आप दूसरे स्टोर से आप इजीली बाय कर सकते हैं। वो थ्रेड की फॉर्म में होता है, खवातीन घरों में आम धागों से साफ कर रही होती है दांत। ठीक है, जो कि आपके गम्स को इंजर कर देते हैं। टूथपिक यूज करते हैं, एक्सेसिव टूथपिक के यूज से भी दांतों में गम्स में जो है वो डैमेज होना शुरू होता है, तो प्लीज उसको आप अवॉइड करें। डेंटल फ्लॉस बाय करें, अपने पास रखें, उसको आप जिस तरह थ्रेड की मोशन से आप अपने दांतों के दरमियान वाले एरियाज को क्लीन आउट करें। ब्रशिंग जो है वो 100% क्लीन नहीं करती आपके दांतों में जो भी फंस रहा है, फूड है और जो शुगरी इंटेक आप वो कर रहे हैं, उसको क्लीन करें। ठीक है, मोरओवर मैं एक और चीज पॉइंट आउट करना चाहूंगी, इस तरह के कोल्ड ड्रिंक्स, फिजी ड्रिंक्स वगैरह जो है लोग लेते हैं, उनमें आपने सेंसिटिविटी का क्वेश्चन जो मेरे से किया था, तो उनको भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। सिट्रिक जो है ड्रिंक्स, उसके अलावा ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है, इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। ये दांतों के एनामल को जो है डैमेज करते हैं, जिसकी वजह से सेंसिटिविटी कॉज होती है। एनामल जब आपके दांतों से उतर है, तो ऑब्वियसली एक आपके दांत की सरफेस जो है ऊपर से एरोड होना शुरू होगी, तो वो सेंसिटिविटी कॉज करेगी, क्योंकि डेंटल ट्यूब्यूल्स जो है वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। काफ़ी डिटेल इन्होंने बताया कि कैविटीज फॉर्मेशन किस तरह से होती है और इसकी क्या क्या वजूहात है। मैडम, जो शुगर, खास तौर पे शुगर, ब्लड प्रेशर और शुगर, वो कैविटीज की हीलिंग के ऊपर असरअंदाज होती है और कैविटी फॉर्मेशन में किस तरह असर अंदाज होती है, इसके बारे में जरा बताइएगा। कि अगर शुगर लेवल आपका ज्यादा है और आपको डायबिटीज आपको है, तो उसमें ये होता है कि आपके जो गम्स को है वो डैमेज करना शुरू हो जाता है। उसमें कैविटीज इतनी ज्यादा नहीं बनती, लेकिन आपके गम्स और आपकी बोन लॉस शुरू हो जाती है। जिस तरह आपके बाकी ऑर्गन्स को शुगर लेवल ज्यादा होने की वजह से जो है इफेक्ट होना शुरू हो जाता है, डैमेजेस होना शुरू हो जाते हैं, उसी तरीके से आपके सबसे ज्यादा जो है आपके मसूड़े, आपके गम्स जो है इफेक्ट होते हैं। तो इसलिए आपने अपनी शुगर को कंट्रोल रखना
बहुत जरूरी है। और अगर आप स्पेशली शुगर पेशेंट हैं तो प्लीज आपको चाहिए कि आप रेगुलरली अपने डेंटिस्ट को विजिट करें ताकि आपके दांत बच जाए, क्योंकि अगर एक दफा बोन लॉस हो गई, आपकी गम रिसेशन हो गई, दांत हिलना शुरू हो गए, उसका जो है मतलब 100% उसको वापस नहीं लाया जा सकता कि आपके बोन रीजनरेशन की जाए अनटिल अनलेस कि हम कुछ सर्जिकल प्रोसीजर्स करें। इसलिए आप अपनी जनरल हेल्थ को जो है शुगर वाले पेशेंट्स जो है खास तौर पे जो है अपना ख्याल रखें और जरूर अपने डेंटिस्ट को विजिट किया करें। तो जनाब, शुगर सिर्फ दिल को अफेक्ट नहीं करती, शुगर सिर्फ दिमाग को अफेक्ट नहीं करती, जिस्म के अज़ा को, सारे अज़ा को अफेक्ट करती है, जिसमें आपके दांत भी शामिल हैं। तो इसलिए शुगर का नॉर्मल होना और अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर रखना, एक्सरसाइज करना, इसको कंट्रोल करने का एक तरीका है। अपने दांतों का ख्याल रखें और अपने डेंटिस्ट को बार बार विजिट करते रहें, ताकि हर 6 महीने 6 से 12 महीने के बाद उनको विजिट करें, ताकि अगर कोई दांतों के मसले मसाइल अगर आपको हो रहे हैं तो उसको बेहतर किया जा सके। अच्छा मैडम, कैविटीज का इलाज क्या है? अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को कैविटीज डेवलप हो जाती है दांतों में, तो एक लफ्ज होता है फिलिंग, डेंटल फिलिंग, उसको क्या होती है और किस तरह से की जाती है? देखिए, दांतों में किसी के पेशेंट के जब कैविटी बन जाती है, मतलब दांत में कीड़ा आम जबान में कहते हैं कि लग जाता है और दांत में सुराख बन जाता है, तो उसको क्लीन आउट करके जो है हम फिल करते हैं ताकि वो टूथ जो रिप्लेस हमने जो दांत का पोर्शन है उसको दोबारा से बिल्डअप कर दें ताकि वो मजीद खराब ना हो। उसमें क्या किया जाता है कि पहले आपका जितना पोर्शन दांत का है उसको खराब है उसको क्लीन आउट करते हैं, एंड देन उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिलिंग मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कोई एक लोकल मटेरियल जो हम बेसिकली यूज करते हैं उसमें जो है वो GIC है, लेजर फिलिंग्स होती हैं। उसके बाद मेटल फिलिंग्स होती हैं जो कि मोस्टली अब एब्सोल्यूट हो चुकी हैं। वो होती तो स्ट्रॉन्ग थी लेकिन अब उसमें मर्करी कंटेंट होता है। अपने पुराने लोगों में देखा होगा सिल्वर किस्म की फिलिंग की जाती थी, वो अमलगम होती थी, लेकिन अब इंटरनेशनली उसको स्टॉप कर दिया गया क्योंकि उसमें से मर्करी कंटेंट निकलता है जो कि कैंसर कॉजिंग होता है। अच्छा मैडम, हमारे दिल के हवाले से कुछ चीज़ें कहा जाती हैं, बल्कि हमारी गाइडलाइंस का हिस्सा है कि अगर आप डेंटल प्रोसीजर्स करवा रहे हैं, खासतौर तो वो प्रोसीजर्स जो कि आपकी गम्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं या फिर आपके मुंह की ओरल कैविटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, म्यूकोजा को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो उसके साथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसे उर्फ आम में दिल के टिश्यू का इन्फेक्शन कहा जाता है, वो होने के चांसेस होते हैं। तो इसका सारा दारोमदार क्या स्टेरिलाइजेशन के ऊपर है या कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो कि इसकी इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को या फिर दिल के टिश्यूज के इन्फेक्शन को बचाने में हेल्प कर सकते हैं? वो कौन से ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें आपको जो डेंटिस्ट है, खासतौर पे हमारा डेंटिस्ट या फिर हमारी आवाम का डेंटिस्ट, कि वो किन चीज़ों का ख्याल रखे ताकि उसको दिल की इन्फेक्शन से बचाया जा सके? देखिए, सबसे पहले तो बेसिकली जब हार्ट पेशेंट्स होते हैं तो उनका हम कोई भी प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना होता है। ठीक है, क्योंकि उनमें जो है ऑब्वियसली साथ उनको जॉइनिंग और प्रॉब्लम्स होती हैं, हाइपरटेंसिव होते हैं, उनमें ब्लड थिनर्स दी जा रही होती हैं ऑलरेडी, और बहुत सारी डिफरेंट मेडिसिन जो हैं वो दी जा रही होती हैं। तो जो भी हमने ट्रीटमेंट करना होता है, स्पेशली एक्सट्रैक्शन अगर हम कर रहे होते हैं, रेगुलर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, सर्जिकल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उससे पहले हम इसको प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं। ठीक है ना, तो वो हम पेशेंट को गाइड कर देते हैं कि आपने 1 घंटा पहले प्रोसीजर से जो है उसको लाजमी लेना है ताकि आपकी जो है आपकी हेल्थ, आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो प्रिवेंट हो, आपको कोई इशू ना हो। लेकिन अगर हमें ज़्यादा कोई इशू लगता है कि जैसे किसी पेशेंट के अंदर जिस तरह अगर ओपन सर्जरी उनकी हो चुकी हुई है या फिर स्टिल उनके स्टंट्स वगैरह हैं, तो कई दफ़ा अगर कोई बहुत सीरियस किस्म का इशू होता है तो हम उनसे ये उनको एडवाइस करते हैं कि अपने कार्डियोलॉजिस्ट से एक दफ़ा ज़रूर मशवरा लेके आएँ कि क्या हम ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं या हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमने करवाना है तो उसके लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं, क्या हम खून पतला करने वाली गोली बंद कर सकते हैं या इसको हमें कंटिन्यू ही रखना है? इसका जवाब मैं ही दे देता हूँ क्योंकि मैं एज अ कार्डियोलॉजिस्ट आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। बेसिकली जो माइनर प्रोसीजर जितने भी हैं जिनमें ब्लीडिंग रिस्क ज्यादा नहीं होता, ठीक है, उसमें आप विदाउट इवन टेकिंग द कंसेंट फ्रॉम द कार्डियोलॉजिस्ट बिल्कुल कर लेते हैं। ठीक है, तो आप प्रोसीड कर सकते हैं। हाँ, जहाँ पे ब्लीडिंग रिस्क बहुत ज्यादा होता है, जहाँ पे आपको लगता है कि दवाइयाँ स्टॉप करने की जरूरत है या ब्लीडिंग बहुत ज्यादा है, तो देन आप कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेज सकती हैं। मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ डेंटल प्रोसीजर्स के बाद लोगों में मैंने देखा है, 1-2 केसेस मेरे सामने आए हैं कि एक यंग लोग, फॉर एग्जांपल एक लड़का था 20 साल का, ठीक है, उसने तकरीबन साल 1.5 साल पहले अपनी टूथ एक्सट्रैक्शन करवाई थी। उसके बाद वो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के साथ आया, उसका वेल्व एक लीक कर रहा था दिल का और उसका सांस फूला हुआ था, कोलैप्स फॉर्म में ऑलमोस्ट हमारे पास आया। कि इसको किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है?
क्योंकि ये वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर हमारी आवाम भी जानना चाहती है, और उनके माइंड में ये होता है कि हम किसी ऐसे हॉस्पिटल से करवाएंगे जहाँ पे स्टेरिलाइजेशन अच्छी नहीं होती इंस्ट्रूमेंट्स की, ठीक है, तो हमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो मैं वो पूछना चाह रहा हूँ, तो कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जिसको आप करके हम इस इन्फेक्शन से बचा सकते हैं? ओके, बेसिकली तो हमें यही चाहिए कि कहीं पे प्रॉपर तरीके से किसी प्रॉपर डेंटिस्ट के पास जाके अपना प्रोसीजर करवाएं, क्योंकि बाहर आप कहीं भी जाएं, आप सस्ता ट्रीटमेंट करवाने के लिए बहुत सारे क्वैक्स बैठे हुए हैं जिनके पास आप ट्रीटमेंट करते हैं, जिनके पास हाइजीन के क्लिनिक में हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होती, प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं होती, डिसइंफेक्शन नहीं होती। ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा जो है इसमें इफेक्टिव होती हैं कि अगर आप प्रॉपरली क्लीन इंस्ट्रूमेंट्स नहीं करा रहे, किसी प्रॉपर प्रोफेशनल से काम नहीं करवा रहे, तो आप इस तरह की बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आप फंस सकते हैं। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि किसी भी आप बेहतर डेंटिस्ट के पास एटलीस्ट यू नीड टू गो एंड चेक कि उसके पास आपकी एक डिग्री मौजूद भी है या नहीं है, ठीक है ना। अब ये आपका एक राइट होता है कि आप डॉक्टर से ये क्वेश्चन कर सको कि भाई आप कहाँ से ग्रेजुएटेड हैं या आपके पास डिग्री कहाँ की है, ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली जो क्वैक्स हैं दे डोंट नो के बेसिक जो है लाइफ की एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए या आप अपने ट्रीटमेंट्स को प्रॉपरली करने के लिए वो इंस्ट्रूमेंट्स को स्टरलाइज नहीं करते, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करते, जिसकी वजह से हार्ट जो है डिजीजेस बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सट्रैक्शन के बाद जो है उसको इन्फेक्शन हो गया और सारा कुछ ऑब्वियसली सेप्सिस होता है, उसके बाद जो है आप इन्फेक्शन जो है डेवलप होना शुरू हो जाता है अगर सर्जिकल एक्सट्रैक्शन, इवन नॉर्मल एक्सट्रैक्शन के बाद भी। मैडम ने एक बहुत खूबसूरत बात यहाँ पे उठाई है, क्वैक्स। क्वैक्स क्या होते हैं नाजरीन? क्वैक्स वो लोग हैं जो कि आपके हॉस्पिटल में, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं और एक माइनर ऑपरेशन थिएटर में थ्रेडिंग का काम कर रहे होते हैं, स्टिचेस लगा रहे होते हैं, या फिर सर्जन की हेल्प कर रहे होते हैं, या फिर सर्जन डॉक्टरों का साथ दे रहे होते हैं ताकि वो छोटे से मोटे प्रोसीजर्स में या बड़े प्रोसीजर में एक बेहतर तरीके से टीम एफर्ट के साथ एक पेशेंट की जान बचाई सके। ये लोग अपने अपने एरियाज में जाके एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर के तौर पे काम करते हैं, ठीक है, और लोगों को तारुफ करवाते हैं कि हम डॉक्टर हैं और हमसे आके इलाज करवाएं। वो यकीन करें, जो हमारे छोटे विलेजेस हैं उनके अंदर इनकी रेशो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हुई है, ठीक है, वो लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे होता क्या है, एक बहुत बड़ा नुकसान आपकी लाइफ को, आपके दिल को और आपकी जान को। तो खुदारा कोशिश करें एक प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं अपने इलाज के लिए और अपने दांतों की हेल्थ के लिए। अच्छा मैडम, हम कुछ आखिरी एक दो क्वेश्चन आपसे मैं करना चाह रहा हूँ, उसके बाद हम इंटरव्यू को वाइंड अप करते हैं। विजडम अकलदार क्या होती है और उसका पेन क्या होता है, जिसे विजडम टूथ पेन भी कहते हैं जी। ये क्या एक्चुअली देखिए, विजडम टूथ का एक बेसिक नाम से ही जैसे आपको पता है कि विजडम है, लोग कहते हैं कि अकलदार है तो हम निकलवाएंगे, इसे तो कहते अकल क्यों है? अकलदार कहते क्यों हैं? बेसिकली क्या इसका ताल्लुक अकल के साथ है? देखिए, एक्चुअली इसमें ये होता है कि ये आपकी मेच्योर, आपकी एडल्ट एज के बाद जो है दांत एरप्ट हो रहा होता है, मोस्टली 17 ईयर्स प्लस में जाके ये दांत निकलता है, ठीक है। तो मे बी उस रीजन की वजह से इसका दांत जो है, नाम जो है विजडम टूथ रखा गया है, क्योंकि ये जो है प्यूबर्टी एज में या अर्ली एज में नहीं निकलता, ये लेटर ऑन निकलता है, इसकी वजह से इसको विजडम टूथ कहा जाता है। और उसका अक्ल के साथ कोई ऐसा डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन उसमें यही है कि वो दांत जो है लेटर निकलने की वजह से विजडम कहलाया जाता है। अच्छा, तो इसकी वजह से उसको विजडम कहा जाता है क्योंकि वो एडल्ट एज में ऐसा हो रहा होता है कि जब हम बालिग हो रहे होते हैं तो उसके बाद ये दांत निकलता है, तो इसलिए एक उर्फ आम में इसको कहा जाता है कि इसका ताल्लुक आपकी अकलमंदी के साथ है, इसलिए अकलदार कहा जाता है। इसके पेन क्यों होता है? देखिए, कुछ पेशेंट्स में जो है जब इसकी एरप्शन हो रही होती है तो पेन होता है, कुछ पेशेंट्स में जो है एसिम्प्टोमेटिक होता है, कोई पेन नहीं फील हो रही होती, कुछ पेशेंट्स में इतना ज्यादा पेन होता है क्योंकि ऑब्वियसली आपके जब जॉ ग्रो कर रहा है, आपके सारे दांत आ चुके हैं, उस एज में आपके सारे दांत जॉ में आ चुके होते हैं। और कुछ पेशेंट्स में ये होता है कि दांत की डायरेक्शन टेढ़ी होती है, ठीक है, वो जरूरी नहीं कि वो सीधा ही आ रहा हो, कई दफा बहुत सारी उसकी इंफेक्शंस होती हैं कि वो टेढ़ा है, कभी बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टली पड़ा होता है, कभी बिल्कुल टेढ़ा होता है। तो मोस्टली उसमें ये होता है कि गम इन्फेक्शन, जिसको हम अपनी जबान में पेरिकोरोनाइटिस बोलते हैं, वो मोस्टली हुआ होता है पेशेंट्स को। स्वेलिंग है, सवेयर पेन है, क्रिसमस है, उनका मुंह नहीं खुल रहा, तो ये रीजन ये होती है कि अकलदार जब आ रही है तो उसके सराउंडिंग गम्स के अंदर जो है फूड इंफेक्शन हो रही है, वहां इंफेक्शन डेवलप हो रहा है क्योंकि प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो रही, ठीक है। तो वो इस वजह से जो है उसमें पेन होता है, लेकिन वो हर पेशेंट में नहीं होता,
कुछ लोगों में बहुत सवेयर होता है और वो रिकरेंट होता है, इवन जब तक आपका दांत पूरे निकल आए तो हमें कई दफा सर्जिकल एक्सट्रैक्शंस की तरफ जाना पड़ता है ऐसे पेशेंट्स को जो है पेन फ्री करने के लिए। अच्छा मैडम, हमारे बुजुर्ग खास तौर पे पेरेंट्स, हर किसी अल्लाह ताला हमारे पेरेंट्स को लंबी ज़िंदगी दे। मैडम आपके पेरेंट्स को भी, हमारी आवाम के जो नाज़रीन हैं उनके पेरेंट्स को भी। जो पेरेंट्स होते हैं हमारे, उनके अंदर जैसे जैसे उनकी एज 40 से ऊपर चलते हैं, 45 ईयर से क्रॉस करते हैं, तो उनके अंदर दांतों की कमजोरी आना, दांतों का फूटना, वीक होना शुरू हो जाते हैं। तो इसको कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? कौन से ऐसे मल्टीविटामिन्स हैं जो कि हम अपने एडल्ट एज में या अपने बुजुर्गों को दे सकते हैं ताकि वो इसको जो बढ़ती हुई वीकनेस है और बढ़ते हुए दांतों को गिरना उसको रोक सकें? जी देखिए, मल्टीविटामिन्स वगैरह में तो कैल्शियम इंटेक आपने शुरू से ही बेहतर रखनी है, जिसकी वजह से आपके दांत, आपकी बोन्स, आपकी जो है हेल्थ स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, आपके गम्स की जो है गम डिजीजेस जो है वो प्रिवेंट करनी होती हैं आपने, ताकि आपके जो है दांत हेल्दी रहें, आपकी बोन लॉस ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली एज के साथ साथ आपको बहुत सारी बीमारियां लाक होना शुरू हो जाती हैं। उनके साथ साथ जो है वो डायरेक्टली आपके मुंह के अंदर जो है इन्फेक्शन शुरू हो जाते हैं और आपको प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली शुरू से ही कोशिश करनी चाहिए कि अपने ओरल हेल्थ को प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाए, प्रॉपर गम हेल्थ ली जाए, ट्रीटमेंट लिया जाए अगर कोई इशू है तो इसके साथ साथ जो है आप अपनी क्लीनिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। मल्टीविटामिन और कैल्शियम इंटेक भी अगर आपने करनी है तो वो अपने डॉक्टर, अपने मौलिद से मशवरा करके लें, क्योंकि अगर कैल्शियम एक्सेस है वो भी आपके लिए ट्रबल बन सकती है। विटामिन डी कितना हेल्प आउट करता है? जी, विटामिन डी जो है वो आपकी कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आपने अगर आपके विटामिन डी के लेवल्स जो है लो हैं और तो आपकी बोन्स और आपकी हेल्थ और आपकी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होती, जो कि आपके बोन्स को, आपकी टीथ को जो है वो डैमेज करती है और वो आपको पता भी नहीं होता मोस्टली। चले मैडम, थैंक यू सो मच, हमने आपका काफ़ी टाइम लिया। आप थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस एंड गिविंग द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन टू आवर ऑल पब्लिक। आपने काफ़ी चीज़ों के ऊपर रोशनी डाली मैडम ने कि हम एक जनरल पॉपुलेशन को कैसे हम दांतों की प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। अच्छा मैडम, फाइनल मैसेज क्या देना चाहेंगी हमारी जो देखने वाली आवाम है? कीप स्माइलिंग एंड ब्रशिंग योर टीथ एटलीस्ट ट्वाइस ए डे, ठीक है, ताकि आप हेल्दी लाइफ स्पैन जो है अपना एंजॉय कर सके, क्योंकि अगर आपके दांत, आपका मुंह हेल्दी होगा तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो जनाब, ये है फाइनल मैसेज डॉक्टर साहबा की तरफ से। अगेन मैं उनके मैसेज को सपोर्ट करूंगा, कीप स्माइलिंग एंड अपने दांतों का ख्याल रखें, ब्रशेस करें, हर खाने के बाद कोशिश करें कि ब्रशिंग लाजमी करें और कम से कम रात के सोने से पहले दांतों को ब्रश करें ताकि आपकी ओरल हाइजीन, आपकी दांत और मुंह की सफाई हो सके और आप दांतों के एक मुज़र किस्म की इन्फेक्शन से बच सकें। चलें जी, अपना ख्याल रखें और अपने यूट्यूब चैनल का भी अल्लाह ने